नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे आपके माल की। जी हां, आप हर तरीके से माल जो है बाजार से खरीद सकते हैं, चाहे वो छोटी दुकान हो, चाहे बड़ी दुकान हो, चाहे मॉल हो। और अब देश में विदेशों की तरह ही डायरेक्ट सेलिंग का प्रचलन जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर है वो अब अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा संभल कर खर्च करता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, खर्च करता है। इस समय देखा जाए तो मुल्क में कोई 11.5% जो हमारी जनसंख्या है उसको हम मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो आंकड़े आते हैं। और उसका मतलब ये हुआ कि कोई 14-15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि मिडिल क्लास में शामिल हैं। और इनको लुभाने के लिए, इनसे बात करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग जो है वो हो रही है। हिंदुस्तान में कोई 6-7 बड़ी कंपनियां जो दुनिया भर की हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। और साथ ही उसके ये भी चीज सामने आ रही है कि अब चिंताएं दिखाई जा रही हैं कि रेगुलेशन जो है वो कैसे होगा, डायरेक्ट सेलिंग को किस तरह से बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में वो इस समय एसएमएस सेलिंग है। आप एसएमएस के जरिए जो है मार्केटिंग की जाती है और लोग उससे खरीदते हैं। अगर हम इस समय उठा के देखें तो हिंदुस्तान जो कि इतना बड़ा देश है, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। इस समय हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर मार्केट है दुनिया का कोई 11वां या 12वां सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट कहलाता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करें तो हिंदुस्तान का नंबर जो है वो 25-26 के आसपास आता है। हम देख सकते हैं, आप जल्दी से देखिए 2003 से अगर हम ये दुनिया की जो डायरेक्ट सेलिंग है उसका उस पर नजर डालें टोटल, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसमें तरक्की पिछले दिनों में जब से हुई है, जब से इंटरनेट और कम्युनिकेशन जो हैं वो बेहतर हो गए हैं। कोई पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा हुई है। जी अगर बिल्कुल। आंकड़ों से देखा जाए तो 2007-8 में करीब 14% से 15% तक की ग्रोथ हुई थी, और 8-9 के अंदर 17-18% की ग्रोथ हुई थी, और 9-10 के अंदर 24% की ग्रोथ देखी गई है। 4120 करोड़ रुपए जो हैं वो अब 2009-2010 के हैं। और ये बावजूद इसके है कि 2008-2009 में दुनिया भर में मंदी चल रही थी और लोग कह रहे थे कि देश में भी मंदी के आसार नजर आ रहे हैं। मार्केट साइज अगर हम देख लें तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेजी से बढ़ रहा है। लगभग दुगना सिर्फ 5 साल के अंदर मार्केट जो है वो हो गया है हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का। तो ये मोटी बातें इसमें नजर आती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इतने बड़े मार्केट में अभी भी अगर हम नंबर उठा के देखें तो हिंदुस्तान का नंबर जो है वो पेरू और स्पेन के आसपास आता है। और हम जो हैं वो मलेशिया, कोलंबिया, छोटे छोटे देश हैं, थाईलैंड हुआ, इटली हुआ, इनसे अभी भी पिछड़े हुए हैं। और जहां तक देखा जाए कि इन आंकड़ों में काफी सारे जो हैं महिलाएं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हैं। करीब 70% महिलाएं हैं इस पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो जो हम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर कर प्रोडक्ट की बिक्री होती है। और उससे फायदा ये होता है कि जो मिडिल मैन जो है आपका, चाहे वो होलसेलर हो और चाहे वो रिटेल सेलर हो, वो गायब हो जाता है और उसका जो फायदा है वो सीधा कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को मिलता है। बिल्कुल सर। यानी जनरली एडवर्टाइजमेंट ऐसा देखा गया डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत अहम हिस्सा नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग का मेन सोर्स जिससे व्यक्ति को, कंज्यूमर्स को बताया जाता है वो है कि पर्सन टू पर्सन। इंडियन मार्केट करीब 120 करोड़ की पॉपुलेशन के मार्केट है, और हर एक को रीच आउट करने के लिए इट वुड हैव टेकन काफ़ी समय लगा। हमारा जो 13 साल में एक्सपीरियंस रहा है, एमवे का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। हर एक साल करीब हम 20% के आसपास से हमारी बढ़ोतरी हुई है। अभी करीब 1780 करोड़ का लास्ट ईयर का टर्नओवर है, और 2500 करोड़ की उम्मीद है कि 2015 का टारगेट है कि वहां तक पहुंच जाएंगे। ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस टाइम टू टाइम इंडस्ट्री का, जैसे जो इंडस्ट्री के चैलेंजेस है वो एमवे के भी चैलेंजेस है। में लेकिन गाइडलाइंस जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की बाकायदा हैं। मैं आपको बता दूं, विक्रियर ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट जो है वो लिखी थी इसके ऊपर, कि उसमें एक तो ये है कि कंपनी एक है वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड होनी। हिंदुस्तान में ये समस्या है कि हमारे यहाँ चिटफंड और पिरामिड स्कीम्स जो हैं उससे लोग डायरेक्ट सेलिंग को कंफ्यूज कर जाते हैं। ये जो पिरामिड सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है? तो इसमें 3-4 मोटे मोटे जो फर्क हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की, जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई,
हमारे को मिलना पड़ता है और एक प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। जो पिरामिड सेलिंग है उसमें कई बार प्रोडक्ट ही नहीं होता, और कई बार अगर प्रोडक्ट होता है तो वो मेडिकल प्रोडक्ट्स होंगे कि अगर आप ये जूस पिएंगे तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, या आप ये गद्दा इस्तेमाल करेंगे, शनि का मैट्रेस चक्र, हाँ। मैट्रेस इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बैक एक ठीक हो जाएगा। तो जब हम देखते हैं कि हमें किस कंपनी में जाना है तो हमें देखना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। बिल्कुल, लेकिन इस यहाँ पे बड़ा मुद्दा यहाँ पर हिंदुस्तान में ये है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग जो है वो हमारी इतनी बड़ी जो वर्कफोर्स है उसके लिए लाभदायी हो सकती है। नंबर एक बड़ी बात। नंबर दो, क्या हमारे मुल्क में जहाँ पर अभी भी अशिक्षा बहुत ज्यादा है, क्या वहां पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो हैं वो अपने जो गुड्स हैं, अपने जो सामान है उनको बेच सकती है? इसके बारे में कुछ देर में हम हाजिर होंगे तो चर्चा करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का जो सोशल इम्पैक्ट है, जो समाज के ऊपर जो इम्पैक्ट है, वो क्या क्या हो सकते हैं। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मंच। मणिमंत में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। हिंदुस्तान में सिर्फ $1 बिलियन के आसपास का डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट है, लेकिन इसमें जो लोग जो लगे हुए हैं उनकी संख्या काफी है। लोग कहते हैं कि रिटेल इंडस्ट्री जो है उसमें हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा आगे चलकर लोगों को जॉब देने की, लाइवलीहुड्स देने की क्षमता है। डायरेक्ट सेलिंग को अगर हम उठाकर देखें तो उसमें हालात इस समय यह है कि इंडस्ट्री का साइज जितना बढ़ता है उससे ज्यादा कहीं लोगों का साइज बढ़ता है, क्योंकि ये बड़ी लेबर इंटेंसिव जो है ये इंडस्ट्री है। क्योंकि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको कई लोगों का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। अगर हम रिटेल को देखें तो रिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को अपने पास बुला सकते हैं। यहां पर आपको रीच आउट करना पड़ता है लोगों तक जाने के लिए, और इसलिए इसमें क्षमता है कि बहुत सारे लोगों को ये जो है जॉब्स जो है वो दे सकती है। और हिंदुस्तान में अगर देखें तो मिलियंस में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक साल के अंदर 2004 से लेके 2009, माफ कीजिए 5 साल के अंदर कोई 12 लाख लोग इसमें लगे हुए थे डायरेक्टली काम करने के लिए, और 2009 में कोई 20 लाख उनकी संख्या हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि उस तरह से ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बड़ी बात जो है, हमारे यहाँ पर मुल्क में तमाम ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास में नौकरी नहीं होती। हिंदुस्तान में आर्ट्स के और साइंसेस के तमाम ग्रेजुएट होते हैं जिनके पास में वोकेशनल स्किल्स नहीं होती, और वो जो हैं इसमें अपना काम कर सकते हैं। देख सकते हैं आप डॉक्टर साहब कि कॉलेज डिग्री जिनके पास में है, ग्रेजुएट सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में है, कोई 48% के आसपास। पोस्ट ग्रेजुएट लोग 29% के आसपास जो है वो डायरेक्ट में है, और प्रोफेशनल डिग्रीज जिनके पास में है वो भी 11% के आसपास हैं। और वो इसलिए कि ये आपको अपनी नौकरी के अलावा एक एडिशनल इनकम जो है, जो मिडिल क्लास के लिए बहुत बढ़िया रहता है कि अपना जो माल आ रहा है तो वो ठीक है, नौकरी आप कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको वीकेंड्स में काम करके, छुट्टी के दिन काम करके आप इसको कमा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा है। अमेरिका में ये देखा गया है कि कोई 82% के आसपास जो डायरेक्ट सेलर्स में इन्वॉल्व हैं वो महिलाएं हैं, और हमारे मुल्क में कामकाजी महिलाओं की संख्या जो है बहुत कम है। क्या हमारे यहाँ पर भी इस समय हालात वही हैं? मैं भी आपको ये भी बताऊंगा ये क्या है। हाँ, 70% के करीब डायरेक्ट सेलिंग में आजकल महिलाएं जो है इन्वॉल्व हैं, और यही एक ऐसा वर्टिकल है जहां पर कंपनीज जो हैं वो सिर्फ महिला को ही अपॉर्चुनिटी देती हैं। कुछ कंपनियां एक कपल को अपॉर्चुनिटी देती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ महिलाओं को ही देती हैं, जैसे कि टपरवेयर, एवॉन और मेरी के। ये जो 3 कंपनियां हैं ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही करती हैं। तो महिलाओं को तो इस जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग है उससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हर महिला की मर्जी है कि वो फुल टाइम जॉब करना चाहे या ना चाहे। तो अगर उसका नहीं है मन करने के लिए काम, तो वो ये अपना घर भी संभाल सकती है और काम भी कर सकती है। दोनों चीजों को साथ साथ रखते हुए आगे बढ़ सकती है। ज़्यादातर जैसे देखा गया है, जनरली जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को चूज करते हैं बिगनिंग में पार्ट टाइम चूज करते हैं, और महिलाओं के लिए ये एक अवसर ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि 1-2 घंटा दिन में उनके पास समय निकालने को हो जाता है। भले ही आपने बिल्कुल सही कहा वो फुल टाइम एम्प्लॉयड हैं, लेकिन 1-2 घंटा वो निकाल सकती हैं। और जब शुरुआत करते हैं तो जैसे जो हमने देखा है प्रोडक्ट्स जो हैं, तो पर्सनल केयर, होम केयर ज़्यादातर कंपनीज के पास है, कॉस्मेटिक्स है, और अभी न्यूट्रिशन और वेलनेस के प्रोडक्ट्स काफ़ी इसमें इस चैनल के थ्रू बेचे जा रहे हैं।
तो महिला इनिशियली शुरू करती है इस बिजनेस को, और जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रहती है तो सडनली हस्बैंड का भी इंटरेस्ट उसमें आने जागरूक लगता हो है। जाता है, पैसा आने लगता है तो आज हस्बैंड को लगता है कि भाई ये तो ये कोई काम की कुछ चीज काम की चीज है। और बाद में जैसे हमने देखा जो हमारे जो फुल टाइम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या सेल्स कंसल्टेंट जो फुल टाइम चले जाते हैं, तो जनरली वो एक रीजनेबली अच्छी इनकम होके हस्बैंड बोलता है चलो अब मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ जाऊं। तो इसीलिए इंडिया में या यूएस में जैसे 70 से 80% लेडीज हैं। और इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज जो है कि कंपनियां, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, बहुत पैसा ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करती हैं। परीक्षण बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो जो भी आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है कि आपको इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। तो उसके लिए ट्रेनिंग एक बहुत अहम है, उसको ट्रेन करा जाता है। लेकिन कोई ऐसे अभी कॉलेजेस नहीं, आप ही लोग ट्रेन करते हैं, मतलब जो इंटरनल है, ऐसे कोई कॉलेजेस नहीं है, ऐसे कोई कोर्सेज नहीं है जो किसी बताते हो। और उसमें जल्दी से मैं आपसे पूछूंगा कि अवेयरनेस जो है, जो ट्रेडिशनल रिटेलिंग है, उसमें लोगों पर ज्यादा होती है। सैमसंग का फोन खरीदना है, नोकिया का फोन खरीदना है, ब्लैकबेरी खरीदना है, फलाना खरीदना है, ठीक है, उस मार्केट में उसकी जानकारी है। आपके जो गुड्स हैं उनकी इतनी जानकारी नहीं है कि आप भाई एमवे से हमें ये खरीदना है और फिल्म से ये खरीदना है, तो उनकी जो जानकारी है वो नहीं है, वो नहीं होती है। आपका प्रश्न जो था कि एजुकेशन कंज्यूमर के बारे में, उसको इन्फॉर्मेशन के बारे में ना, ये बात सही है कि नोकिया और सैमसंग के बारे में जनरल अवेयरनेस में भी ज़्यादा है, इंटरनेट में भी अवेयरनेस ज़्यादा है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट जो एक्चुअल में कंज्यूम कर रहा होता है कंज्यूमर, क्योंकि वो एक जानकार व्यक्ति से खरीदता है और जानकार व्यक्ति उसको पूरी तरह उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि किस लिए। क्योंकि जनरली आप देखेंगे जो प्रोडक्ट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग चैनल में, प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। और ऑब्वियसली इंडियन कंज्यूमर या कोई भी कंज्यूमर इस बात पे पूछेगा कि भाई इसके लिए मैं पैसा ज्यादा क्यों दूं। तो जो सेलर है उसको जब तक उसके गुणवत्ता के बारे में बता के कन्विंस नहीं कर पाता और उसको कि भाई कंपैरेटिव प्रोडक्ट आपको इससे ये बेहतर क्यों है, सेल नहीं कर पाएगा। और जैसे देखा कि 20-25% से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और तो इसलिए यानी कंज्यूमर्स इस बात को समझ रहा है ना। मास अवेयरनेस कैंपेन वाला शायद डायरेक्ट सेलिंग कभी ना कर पाए, लेकिन जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ पर ये बात भी सही है कि जो आदमी बेच रहा है वो उसे कंज्यूम कर चुका है, बिल्कुल, कि भाई मैंने ये चीज ली और ये बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे खरीद लीजिए। अमिताभ बच्चन कौन सा सीमेंट बेच रहे हैं, अब कोई उनसे आगे पूछेगा कि साहब आपने ये सीमेंट अपने घर में लगाया था, नहीं लगाया था, या आप ये गाड़ी चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, उसके बाद में आप गाड़ी बेच रहे हैं। ये एक या आपने सीमेंट लगा दिया और 2 साल बाद छत गिर गई, तब पता लगा आपको। हाँ, तो फिर तो अमिताभ बच्चन भी नहीं होंगे और छत भी नहीं, वो तो बोलेंगे, तो हमने तो ये कहा था, आपने अपने आंखें खोल के और सोच समझ के खरीदा, जिम्मेवारी आपकी। उस समय तो सब कन्नी काट जाएंगे। ऐसे करते हैं ना, आज हम यहाँ बैठे हैं हाँ। तो हम ये भी बात करें कि क्या सरकार कर सकती है डायरेक्ट सेलिंग। हम तो कह रहे हैं कि रेगुलेट, मैं अभी ये बात करता हूँ कि सरकार क्या रेगुलेट कैसे करें। सरकार क्या कर सकती है इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हायर सेकेंडरी हैं, ग्रेजुएट हैं, जिनको नौकरियां नहीं हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, उनके लिए ये अच्छा हो सकता है। इसलिए सरकार को जो उनकी स्किल बढ़ाने की पूरी बात है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को देने की बात है, उसके तहत उसमें आना चाहिए। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मनी मंथ। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। मनी मंथ में आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा जो एक आयाम है वो ये है कि ये चाहे बहुत बड़ी इंडस्ट्री अभी ना हो, लेकिन जितने लोगों को हमारे मुल्क में ये नौकरियां दिला सकती है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। जल्दी से देखते हैं कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आते हैं। एडिशनल इनकम के लिए आते हैं 60% लोग, इंडिपेंडेंट होने के लिए आते हैं बाकी लोग। कि महिलाएं कम से कम ये हैं कि वो चाहती हैं कि उनकी अपनी इंडिपेंडेंट इनकम हो। कुछ लोग फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं। कोई 52% के आसपास लोग अमेरिका में देखा जाए वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो उनकी जो जिंदगी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इनकम सोर्स मेजर जो है वो काफी लोगों का है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लोग घर से काम कर सकते हैं
और कुछ लोग नए लोगों से मिलना चाहते हैं और नए काम करना चाहते हैं, इसके लिए भी इसमें वो है। लेकिन कंसर्न्स जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम जो बात कर रहे थे वो काफी हैं, और उसमें मोटी मोटी चीजें हैं। एक तो ऑथेंटिकेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर्स जो आपने बात की, दूसरा लैक ऑफ एडिक्वेट प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जो हम बात कर रहे थे कि लोगों के पास में नहीं होती है। Information का। हाँ, ट्रेनिंग फॉर डायरेक्ट सेलर्स, ये इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, ताकि आप अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का बाकायदा आप कोर्स करके किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप काम कर सकें। दूसरी बड़ी हिंदुस्तान में समस्या है वो ग्रे मार्केट की प्रॉब्लम है कि हर एक चीज का जो है वो ग्रे मार्केट में उसमें आ जाता है। अन्ना हजारे का भी ग्रे मार्केट हो गया आपको। परंतु मार्केट की अवेयरनेस और उसकी मैच्योरिटी का जो समय है वो हिंदुस्तान, अभी अमेरिका में तो 300 साल की मार्केट डेवलपमेंट हो चुकी है जहां से एमवे कंपनी आ रही है। हमारे यहाँ कितने साल की मार्केट डेवलपमेंट है? अभी तो ये खुद ही 16 साल से है। तो ये जो जो चीज मैच्योरिटी है, ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, इवन रिटेल में देखा जाए तो थोड़ा टाइम लगेगा इंडिया में आने के लिए, लेकिन जरूर आएगा। बट उस तरह की मैच्योरिटी लेवल जो है अभी है भी नहीं हमारी कंट्री के अंदर। चाहे आप रिटेल को देख लीजिए या टेली मार्केटिंग को देख लीजिए, तो वो जब आएगा तो जरूर होगा। क्योंकि जैसे कि बोला कि जो भी कोई प्रोडक्ट है जो सही है और जो सही कंपनियां जो लेंगी वापस, वो जरूर लेंगी इसको वापस। तो धीरे धीरे हम ऐसा देंगे, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो यूएसए की अगर आप दायरा देखें 300 साल अगर हम ले रहे हैं, तो हमारा अगर रिटेल या मॉडर्न रिटेल भी देखें तो बेचारा अभी नया ही है, बहुत पुराना तो नहीं है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इन फ्यूचर के लिए स्कोप बहुत ज्यादा है या अच्छा है कुछ? हमारा जो रेपुटेशन स्टडी के हिसाब से ईयर आफ्टर ईयर बढ़ रहा है, और शायद वो ग्रोथ एक मापदंड कह सकते हैं कि अगर कंपनी 24% से ग्रो कर रही है तो जनरली एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर ही होगा जो आगे कंज्यूम कर रहा है या आगे रिकमेंड कर रहा है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई कमी है। मेरा केवल ये कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत देश में है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मल्टी चैनल से होना चाहिए। यानी कि रिटेलर का रिटेलर से कंपटीशन हो, मैन्युफैक्चरर का मैन्युफैक्चरर से हो। डायरेक्ट सेलर भी मैन्युफैक्चरर से कम्पीट कर सकता है, डायरेक्ट नहीं सेलर भी कर रिटेलर से कम्पीट कर सकता है। ये कंपटीशन जितना बढ़ेगा उतना कंज्यूमर का बोलबाला बढ़ेगा। आपका क्या सवाल है जी? सर, एमवे जैसी कंपनी है, मीन्स पीपल को फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलता है। तो अगर ये इतनी ही अच्छी है, व्हाई डोंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इट कि हाँ चलो ये ज्वाइन कर लो, बिकम रिच, और फिर देश का भला हो जाएगा। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, देन अ कट ऑफ होलसेलर और डीलर्स जो भी बीच में आते हैं, मीडिएटर्स, दे आर बीइंग कट फ्रॉम द इकोनॉमी। तो उन लोगों का क्या होगा? पहला क्वेश्चन कि एमवे इतना अच्छा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं लेजिटिमाइज यानी रिकॉग्नाइज कर देता कि एमवे ही नहीं अच्छा, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेम फिलॉसफी पे ऑपरेट करती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज गवर्नमेंट से कांस्टेंट, और सर जैसे बोले कि रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, तो एक कांस्टेंट डायलॉग बना हुआ है कि एक रेगुलेशन आए डायरेक्ट सेलिंग को एक इंडस्ट्री का स्टेटस देते हुए। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि बीच के इंटरमीडिएटरीज खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे इंटरमीडिएटरीज जो हैं, अब ट्रेडिशनल चैनल अगर आप लोग किसी भी कंज्यूमर कंपनी का, उनके ओवरऑल इंडिया में सुपर स्टॉकिस्ट 4 या 5 होंगे, ठीक है। उनके फिर स्टॉकिस्ट होंगे 25 या 30, या पर स्टेट एक स्टॉकिस्ट होगा, मान लीजिए 30 है। फिर स्टॉकिस्ट पे होलसेलर होंगे, प्रॉब्ली जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट होलसेलर हो गए, और फिर बेस्ड ऑन कम्युनिटी रिटेलर्स होंगे। तो अगर आप ये पूरा चैनल किसी कंपनी का लोगे और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चैनल लोगे जो डिस्ट्रीब्यूटर से लिंक्ड है, डायरेक्ट सेलिंग का चैनल इससे कम से कम 4 या 5 गुना बड़ा है। तो भले ही हम इनका कि ये फ्यू इंडिविजुअल्स पे लार्ज सेल नहीं करते, बहुत काफी सारे इंडिविजुअल पे छोटी सेल करते हैं। इसीलिए ये वर्क इंटेंसिव, वर्क फोर्स इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री स्टडी है। मैं इसमें देख रहा था कि जो गुड्स हैं, अब जिस तरह के गुड्स है उसमें तो आप कर नहीं सकते हैं कि वास्तव में क्या इसका असर और फायदा कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। कंज्यूमर तक इसलिए पहुंचते, जैसे लिपस्टिक्स अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें, हाँ। मान लेते हैं, तो वो जो लिपस्टिक है वो आपको 100 रुपए में भी मिल रही है और 1000 रुपए में भी मिल रही है, और डायरेक्ट सेलिंग नहीं मिल रही है। अब आपकी मर्जी है कि आप 100 रुपए की लिपस्टिक लेना चाहते हो या 1000 रुपए की लिपस्टिक लेना चाहते हो। तो उस तरह से करके सब तरह के प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे कि हम रिटेल में भी जाएं तो हमारे को 500 रुपए की भी शर्ट मिलेगी और 5000 की भी शर्ट मिलेगी। तो सिर्फ
वो फर्क है। कंज्यूमर को बेनिफिट तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट क्वालिटी आप नहीं मेंटेन करोगे तो प्रोडक्ट चला ही जाएगा मार्केट से। एडवर्टाइज भी नहीं कर रहे, प्रोडक्ट क्वालिटी भी नहीं है, ऐश्वर्या राय को भी नहीं ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता प्रोडक्ट। लिज्जत पापड़ मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में सब पहली जो है चेन थी डायरेक्ट सेलिंग की, और इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। अब तो खैर वो रिटेल में हैं, दुनिया भर में उनके पापड़ जाते हैं। आई थिंक दैट्स वाज हाउ इन इंडियन टर्म्स डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, आप बताइए क्या सवाल है आपका? Sir, is direct selling targeting on a particular community of people, or is it for all? I mean, like, most of the people are residing in villages, and you say that your mode of advertisement is just word of mouth. So how can you make consumer aware of your product? ओके, देख, वर्ड ऑफ माउथ अगर देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग से करीब आज की तारीख में इंडिया में 30 लाख व्यक्ति एसोसिएटेड हैं। तो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपके शायद मास मीडिया से काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि मास मीडिया में आपको थोड़ा सा ही टाइम स्लॉट मिलता है, ठीक है, और 1-to-1 में आपको ज़्यादा मिलता है। यस, बात सही है कि टाइम लगेगा गिवन द 120 करोड़ का पॉपुलेशन में। के लिए प्रोडक्ट्स होंगे तो गांव वाला भी खरीदेगा। एक भी प्रोडक्ट गांव के लिए हाँ। इनमें से किसी कंपनी ने बेचा हो तो मुझे बताइए आप, एक भी प्रोडक्ट। हमारे एम्बे के अपने प्रोडक्ट्स हैं, जो सोप है, ऑयल है, हाँ। वो गांव में भी बिकते हैं। और ये कहना कि कितना शेयर है गांव की सेल्स का, ये बताइए ना। ये कहना कि गांव में 23 रुपए खर्च करता है टॉयलेट आर्टिकल की सिर्फ हिंदुस्तानी आदमी जो है, मतलब तो छोटा मार्केट नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। 23 रुपए पर मंथ। डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर आप लोगों ने बात किया पिरामिड वाले के लिए, तो बहुत से लोगों के माइंड में मतलब ये सेट है कि पिरामिड वाला गलत होता है, तो मतलब हमें चेन सिस्टम होना पड़ता है, मतलब एक के नीचे और दो देने पड़ेंगे। उस बिजनेस से आपका क्या मतलब? बहुत वैलिड पॉइंट है, और मेरे ख्याल से शायद मैंने शुरू में उठाया था वो। तो वही है कि ये रेगुलेशन वाली बात है। कुछ कंपनियां इस माध्यम को मिसयूज भी करती हैं, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक के नीचे दो को लाओ, दो के नीचे चार को लाओ, और उनका मॉडल इसी चीज पे बेस्ड होता है। इसे एक तरह इंडियन लीगल इसमें और इस स्टडी ने भी हाईलाइट करा है कि ये मनी सर्कुलेशन टाइप का एक बिजनेस शुरू करती हैं, लेकिन इनका बेस होता है कि व्यक्ति को लाना, इनका बेस सेल नहीं करना होता। तो ये केवल एक बड़ा डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया है कि क्या ये बिजनेस सेल्स पे बेस्ड है या व्यक्ति के लाने पे। जल्दी से यहाँ पे आप डिफरेंशिएट, ये आपकी कंज्यूमर भी हो सकती हैं और आपकी डायरेक्ट सेलर भी हो सकती हैं। हाँ, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग? ये आप बता सकती हैं। डायरेक्ट सेलिंग, जैसे हमने बोला कि हम मिलना बहुत जरूरी है, आपस में बातचीत करके तभी हम प्रोडक्ट को बेचते हैं। और अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से हेल्थ प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, और हेल्थ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा जो है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बिकते हैं। उसके बाद पर्सनल, और वो तो हमारे को रिटेल में भी मिलते हैं। जहां डायरेक्ट मार्केटिंग हुई वहां पे जरूरी नहीं है कि आप हमारे से मिलें या कोई आपको जाके बेचे, आप फोन पे भी बात कर लेते हैं, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, और फोन पे भी कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एक दूसरे से मिलकर पूरा समझाकर तभी बेचना है। तो वो एक मेजर फर्क हो जाता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग आप सिर्फ कैटलॉग से भी कर सकते हो। इसमें ज्यादातर पर्सनल सेलिंग है, पर्सन टू पर्सन। मेन चीज ये है, पर्सन टू पर्सन है, ताकि आप किसी की गर्दन पकड़ ले, कल को गड़बड़ हो जाए तो ये बहुत बड़ा फायदा इसका है। वरना दुकान वाले को कहाँ पकड़ते फिरेंगे, ये भी आपकी बात है, लेकिन इससे आपका झगड़ा भी हो सकता है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे और किसी को पसंद नहीं आया, ये भी बात है। लेकिन ये सारी चीजें आने वाले दिनों में जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगा बेहतर होंगी, और इसका सबसे बड़ा मेरे ख्याल में फायदा मुझे नजर आता है, वो ये नजर आता है कि हमारे मुल्क में जो तमाम महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं, पढ़ी लिखी हैं, और उस अपने ज्ञान का जो उन्होंने हासिल किया है, देखिए अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को अपना मोटो बनाया और कंज्यूमर की सेवा अपना ध्येय बनाया और पैसा कमाना एक बाई प्रोडक्ट हुआ, तो मैं इसका स्वागत करूंगा। क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान के कंज्यूमर को बेस्ट प्रोडक्ट्स एट लोएस्ट प्राइस दे सको तो इससे बढ़िया सेवा तो नहीं है, वो खरीदेगा। और कंपटीशन बढ़ने से कंज्यूमर का ओवरऑल बेनिफिट है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, मोटी बात यही है कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर पर नजर रखने की जरूरत होगी। नए नए लोग जो है मार्केट में आएंगे, इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें बढ़ रहा है, और हमारे इतने बड़े, कोई 2025 में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान 5वां सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट दुनिया का होने वाला है, और इसमें इसका हिस्सा भी काफी बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आप लोगों का सवाल पूछने के लिए। मनी मंत्र में आज इतना ही, नमस्कार।